प्रिय विद्यार्थियों, मैं मंजुल मयंक दीक्षित, व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय रूपपास। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको ब्रिटेन के संविधान में ब्रिटेन की संसद के प्रथम सदन कॉमन सभा की रचना, संगठन और इसके साथ ही प्रदत्त व्यवस्थापन के बारे में समझाया था। आशा करता हूँ कि पिछला चैप्टर आपके समझ में आया होगा और आपने उसका अध्ययन भी गंभीरतापूर्वक किया होगा। आज हम इससे आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश संसद के एक अन्य सदन या द्वितीय सदन या कह सकते हैं उच्च सदन लोक सभा का अध्ययन करेंगे। और लोक सभा के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, लोक सभा की रचना। नंबर 2, लोक सभा के सदस्यों के विशेष अधिकार एवं शक्तियाँ। नंबर 3, लोक सभा के पदाधिकारी। नंबर 4, लोक सभा की गणपूर्तियाँ। नंबर 5, लोक सभा के कार्य तथा शक्तियाँ। इस प्रकार हम आज के टॉपिक में लोक सभा के बारे में अध्ययन करेंगे। इंग्लैंड में व्यवस्थापिका को राजा संसद सहित कहा जाता है, यानी जो व्यवस्थापिका होती है वह राजा के सहित बनी होती है, या कह सकते हैं कि संसद, सम्राट, लोक सभा तथा कॉमन सभा से मिलकर बनती है। ब्रिटिश संसद विश्व की प्राचीनतम व्यवस्थापिकाओं में से एक है और इसे हम संसदों की जननी भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि जितने विश्व की संसद हैं या इस विश्व में जितने भी लोकतंत्री देश हैं उनकी संसद जो बनी हुई है वो इंग्लैंड की संसद के आधार पर ही बनी हुई है। ब्रिटिश संसद के 2 सदन हैं जिन्हें हम लोक सभा और कॉमन सभा कहते हैं। कॉमन सभा के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक लोक सभा कॉमन सभा से अधिक महत्वपूर्ण सदन था, पर अब स्थिति बदल गई है। लोक सभा अब दूसरे सदन के स्थान पर दूसरे दर्जे का सदन हो गया है। लोक सभा जैसी वंशात्मक संस्था का इंग्लैंड जैसे प्रगतिशील और लोकतंत्र वाले देश में होना एक अजीब बात लगती है। लोक सभा इंग्लैंड का द्वितीय सदन है, परंतु वैसे ही यह सदन कॉमन सभा से पहले बना। लोक सभा विश्व का प्राचीनतम विधायिनी सदन है। यह कॉमन सभा से अधिक कुलीनतंत्रीय, शानदार और वैभवशाली सदन है। इसका अपना एक गौरव है, इसका एक अपना अतीत है और इसका अपना एक इतिहास भी है। यह सदन कॉमन सभा से अधिक कुलीनतंत्रीय और गौरवमयी है। इसमें शान शौकत, अमीरी और एक तरह से अवकाश का सा वातावरण बना रहता है। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व लोक सभा को कॉमन सभा से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त थी और अधिक ज़्यादा गौरव प्राप्त था। यानी पिछले समय में या 100 वर्ष पूर्व कह सकते हैं कि लोक सभा को कॉमन सभा की तुलना में अधिक शक्तियाँ और गौरव प्राप्त था, परंतु समय के साथ साथ या कहें हम कि लोकतंत्र के विकास के साथ साथ ही लोक सभा की शक्ति कॉमन सभा की तुलना में कम हो गई है और कॉमन सभा को अब अधिक शक्तियाँ मिलती जा रही हैं, या कह सकते हैं कि धीमे धीमे लोक सभा की शक्तियाँ अब कॉमन सभा की ओर बढ़ती जाती है। सन 1911 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद लोक सभा के पास केवल नाम मात्र की ही शक्तियाँ शेष बची हैं। C.F. स्ट्रॉन्ग, जो एक राजनीतिक विचारक हैं, उनके अनुसार 1911 तक लोक सभा की शक्तियाँ सिद्धांत रूप में कॉमन सभा के समान ही थी,
एक समय में तो वास्तविक रूप में ऐसा ही था। उदाहरण स्वरूप, या हम एक उदाहरण से समझे तो सन 1784 में समस्त मंत्रिमंडल में छोटा पिट ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसका प्रधानमंत्री भी था और लोकसभा का सदस्य भी था। अन्य सभी मंत्री लोकसभा के सदस्य थे, किंतु उस समय में पूर्व से ही शक्ति का केंद्र लोकसभा से कॉमन सभा की ओर सरक रहा था और 19वीं शताब्दी में मंत्रिमंडल के अधिकतर सदस्य निम्न सदन से ही लिए जाने लगे। इसके परिणाम स्वरूप विधान संबंधी कार्य में लोकसभा की वास्तविक शक्तियों का होश होने लगा, यानी कि विधान संबंधी जो कार्य हैं उसमें लोकसभा की जो शक्तियां हैं वो अब कम होने लगी। अब हम लोकसभा की रचना के बारे में पढ़ते हैं या लोकसभा के संगठन के बारे में पढ़ते हैं कि इसका संगठन क्या है या इसकी रचना किस प्रकार से होती है। लोकसभा की सदस्य संख्या सदा बदलती रहती है और इस समय इसके सदस्यों की संख्या 670 है। लोकसभा की रचना कई प्रकार के सदस्यों से मिलकर होती है और वे कई प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा इस सदन के सदस्य बनते हैं। लोकसभा के सदस्य निम्न 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आध्यात्मिक लॉर्ड, नंबर 2 वंशगत या पैतृक पियर या कह सकते हैं वंशानुगत पियर, नंबर 3 आजीवन पियर और नंबर 4 लॉर्ड्स ऑफ अपील। इस प्रकार ये 4 प्रकार के पियर होते हैं या सदस्य होते हैं जिससे लोकसभा की एक रचना या संगठन बनता है। आइए सबसे पहले हम आध्यात्मिक लॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक लॉर्डों की संख्या 26 रही है। वे सभी इंग्लैंड की चर्च के बिशप होते हैं। कैंटरबरी और यॉर्क के आर्क बिशप पदेन लोकसभा के सदस्य होते हैं। शेष धार्मिक लॉर्ड्स अपने धार्मिक पद पर नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता के आधार पर लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करते हैं। वे तब तक लोकसभा के सदस्य बने रहते हैं जब तक वे अपने धार्मिक पद पर बने रहते हैं। जब कभी मृत्यु या पद त्यागने से धार्मिक लॉर्ड का स्थान रिक्त होता है तो अगला वरिष्ठ बिशप उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। नंबर 2 वंशानुगत या पैतृक पियर। 1 दिसंबर 1999 से लोकसभा में वंशानुगत पियरों की 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1 वे जो अपने दलीय साथी पियरों से निर्वाचित किए जाने वाले पदाधिकारी हैं जिन्हें संपूर्ण सदन निर्वाचित करता है, और वे 2 पियर जो राजघराने के सदस्य के रूप में जैसे ड्यूक ऑफ नॉरफोल्क, द अल्फ मार्शल, मार्क्विस ऑफ कार्लमोंडली तथा लॉर्ड ग्रेट चैम्बरन पदेन सदस्य होते हैं। 11 नवंबर 1999 से बाकी पियर अब सदन के सदस्य नहीं रह गए हैं और जनवरी 2000 से 75 निर्वाचित दलीय सदस्य तथा 15 पदधारी सदस्य रह गए हैं। नंबर 3 आजीवन पियर। सन 1958 के आजीवन पियरेज एक्ट से सामग्री को प्रधानमंत्री के परामर्श पर आजीवन पियर नियुक्त करने की शक्ति प्रदान होती है। एक्ट ने आजीवन पियरों की संख्या निर्धारित नहीं की है। रानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन के प्रतिष्ठित एवं अनुभवी स्त्री पुरुषों को आजीवन पियर नियुक्त कर सकती है, जैसे कि 1996 में अप्रवासी भारतीय उद्योगपति स्वराज पाल और मार्च 1997 में उद्योगपति राज बागड़ी को आजीवन पियर की उपाधि से सम्मानित कर लोकसभा का आजीवन सदस्य बनाया गया। लगभग 525 व्यक्तियों को आजीवन नियुक्त किया गया है। नंबर 4 लॉर्ड्स ऑफ अपील। लॉर्ड्स अथवा अपीलीय लॉर्ड्स लोकसभा की बैठकों में तभी भाग लेते हैं जब अपील के अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करती है। लोकसभा इंग्लैंड का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। लोकसभा को लोकसभा के सदस्य के विपरीत वेतन प्राप्त होता है। इनकी मृत्यु के बाद इनका पद रिक्त हो जाता है। इनके उत्तराधिकारियों को पियरेज प्राप्त नहीं होती है। 1876 के अपीलीय क्षेत्राधिकार एक्ट के अंतर्गत 27 पियरों को लोकसभा में
अपीलीय मामले सुनने का आजीवन पीयर का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में लो लॉर्ड्स की संख्या 9 है। वर्तमान में लगभग 670 सदस्यों वाली लोकसभा में 105 महिलाएं हैं। लोकसभा के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे कि लोकसभा के सभी सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता है और सदन में सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना भी ये कर सकते हैं और इनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता है। नंबर 2, संसद के अधिवेशन काल में किसी सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। नंबर 3, लोकसभा के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे सम्राट के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर सार्वजनिक मामलों पर बातचीत कर सकते हैं, जबकि कॉमन सभा के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। लोकसभा के सदस्यों को यह अधिकार भी है कि वे सदन के किसी निर्णय से सहमत नहीं हो तो अपनी असहमति प्रकट करके सरकारी पत्रिका में छपवा सकते हैं। नंबर 5, पीयर बनाने वाले विधेयक लोकसभा में पेश करते हैं। नंबर 6, लोकसभा ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है। नंबर 7, कॉमन सभा द्वारा चलाए हुए महाभियोग की लोकसभा जांच करती है। नंबर 8, कॉमन सभा के सदस्य अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग तब कर सकते हैं जब तक संसद का अधिवेशन रहा हो, परंतु लोकसभा के सदस्य उसके बाद भी कर सकते हैं। इस प्रकार लोकसभा के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। अब हम लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में समझते हैं। लोकसभा का सभापतित्व लॉर्ड चांसलर करता है। वह पदेन सदस्य की अध्यक्षता करता है। राजा की ओर से कुछ अन्य ऐसे पीयर लोगों की नियुक्ति भी होती है जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य करते हैं तथा जो उपाध्यक्ष कहलाते हैं। सदन के स्थायी कर्मचारियों में सदन का लिपिक, जेंटलमैन उशर ऑफ द ब्लेड रोड व सार्जेंट एट आर्म्स प्रमुख होते हैं। लोकसभा की गणपूर्ति। लोकसभा के अधिकांश सदस्य सक्रिय नहीं होते हैं। लोकसभा की गणपूर्ति 3 सदस्यों से हो जाती है। इस प्रकार आज हमने ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन या ऊपरी सदन लोकसभा के बारे में अध्ययन किया कि लोकसभा की रचना क्या होती है, इसका संगठन क्या है और लोकसभा में किस प्रकार के सदस्य चुने जाते हैं और उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है। लोकसभा के सदस्यों को क्या विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां मिली हुई हैं, या कह सकते हैं कि लोकसभा के सदस्यों को कौन कौन सी शक्तियां मिली हुई हैं। आज हमने इसका वर्णन किया और साथ में लोकसभा में पदाधिकारी किस प्रकार होते हैं और वो किस प्रकार कार्य करते हैं, इसका भी हमने आज अध्ययन किया। लोकसभा की गणपूर्ति कितनी होती है, यानी लोकसभा की गणपूर्ति 3 सदस्यीय होती है। इसके बारे में भी हमने आज अध्ययन किया। इस प्रकार लोकसभा इंग्लैंड की संसद का द्वितीय महत्वपूर्ण सदन है। कह सकते हैं ये गौरवमयी सदन है, ऊपरी सदन है या द्वितीय सदन है। शुरुआत में 100 वर्षों पूर्व इंग्लैंड के द्वितीय सदन यानी लोकसभा को कॉमन सभा से अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी, अधिक गौरव प्राप्त था, लेकिन धीमे धीमे लोकतंत्र के कारण या समय के अनुसार या आधुनिक समय के कारण लोकसभा की शक्तियों में कमी आती गई और कॉमन सभा की शक्तियों में वृद्धि होती गई। आज लोकसभा केवल एक नाम मात्र का सदन रह चुका है और वास्तविक शक्ति वास्तव में कॉमन सभा या इंग्लैंड के निचले सदन में समा चुकी है। जब हम कहते हैं कि संसद यानी तो हम समझते हैं कॉमन सभा, यानी कॉमन सभा ही संसद का एक प्रतीक बन चुका है, प्रतिनिधि बन चुका है, या हम कहें कि कॉमन सभा ही संसद का एक दूसरा शब्द या उच्चारण बन चुका है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने लोकसभा की रचना के बारे में समझा, इसके विशेष अधिकारों के बारे में पढ़ा, इसके पदाधिकारी और गणपूर्ति के बारे में भी पढ़ा। अगले अध्याय में हम लोकसभा की कार्य तथा शक्तियों का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि लोकसभा के कार्य
और शक्तियाँ कौन कौन सी है, या लोकसभा को कौन कौन से कार्य करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। धन्यवाद।